Hello everyone, welcome to Purva's Cafe Clash. This is the episode 4th of Ire Talks and we will be discussing in the series of spinal disorders the third part that is lumbar. आइए हम डॉक्टर संदीप राणे को बुलाते हैं और उनसे इसी बारे में और बातचीत करते हैं. आई गेस उन्होंने एग्जिट कर दिया. He is back over here. I'll introduce it again. Hello everyone, welcome to Purva's Cafe Clash. This is the episode 4th of Ire Talks and we will be discussing spinal disorders का third part. आइए डॉक्टर संदीप राणे से इस बारे में और जानते हैं. Thank you so much, sir, for joining me. थैंक यू पूर्वा जी, थैंक यू सो मच. सर आज हम हमारे स्पाइनल डिसऑर्डर्स की ही कड़ी में थर्ड पार्ट ले रहे हैं लंबर का. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि स्लिप डिस्क का क्या मतलब होता है. देखिए, मेरे पुराने सेशन में मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताया था. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे ज्यादा स्लिप डिस्क वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मतलब हमारे कबर का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे L1 से लेकर L5 वर्टिब्राज होती है, 5 वर्टिब्रा मिलकर बनाती है. तो स्लिप डिस्क जैसे जनरली बहुत प्रचलित शब्द है, आसानी से लोग समझते हैं इसे, और हर कोई आदमी स्लिप डिस्क लेके अपने ट्रीटमेंट के लिए कहीं ना कहीं यूट्यूब पे या कहीं पे भी खोजता है. तो स्लिप डिस्क का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि हमारी स्पाइन के बीच में जो एक गति वाली जो स्पंजी एक रचना होती है या फिर इस तरीके से होता है, तो वो उसे डिस्क कहा जाता है. जिस तरीके से हमारी ये स्पाइन है, इसके बीच का जो ये है, इसे हम डिस्क बोलते हैं. स्लिप का मतलब होता है कहीं किसी जगह से हट जाना. ठीक है, तो उस अपनी जगह से जब वो हट जाएगी तो उसे स्लिप डिस्क कहा जाता है. जैसे वो अपनी जगह से हट के बाहर की तरफ निकलती है तो इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है, जिसके कारण नर्वाइन कंप्रेशन होते हैं और नसों में दबाव आता है, जो हमारी कमर की नसें होती हैं वहां पर. तो इसे जनरल भाषा में स्लिप डिस्क कहा जाता है. जी सर इसमें और भी कई तरह के टर्म्स यूज करे जाते हैं. साइटिक का एक टर्म मैंने बहुत ज्यादा सुना हुआ है इस बारे में. इसके बारे में कुछ थोड़ा सा अगर आप बताइए क्या होता है. देखिए, साइटिका एक हमारी पैरों में दर्द होने वाली एक बीमारी है. साइटिक नर्व जो होती है, उसमें होने वाली किसी भी तरह की रुकावट को साइटिका कहते हैं. साइटिका कोई बीमारी नहीं है. एक साइटिक नर्व में किसी भी तरह के प्रॉब्लम होना को साइटिका कहते हैं. अगर उसमें कहीं जगह से कंप्रेशन हो गया, कहीं जगह से नसों में दबाव आ रहा है, या कहीं जगह से हमें मसल्स में कहीं जगह पेन हो रहा है, वो भी उस नर्व को दबा रही है. मतलब हमारी कमर से लेकर पैर तक एक साइटिक नर्व होती है, जो L1, L4, L5 और S1 मतलब सबसे नीचे वाली जो वर्टिब्रा हमारी होती है, सबसे नीचे का जो ये पार्ट रहता है, यहाँ से मिलके वो एक नर्व बनती है, और वो नर्व हमारी कमर से लेकर पैरों तक जाती है. तो जब ये कमर से लेकर पैरों तक में दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं वो नर्व का दबाव होता है, जिसके कारण पैरों में झिंझनी, दर्द आना, ये सब चीजें होती है. तो इसे साइटिका कहा जाता है, जो कि बहुत ही लोग इस नाम से इस बीमारी को जानते हैं. इसे साइटिका कहता है. साइटिका भी कहीं ना कहीं हमारी डिस्क जो रहती है वो स्लिप होती है, वहां से हटती है और नर्व को कंप्रेस करती है. तो कभी कभी स्पाइन की नर्व दबने के कारण होता है, और कभी कभी हमारी मस्कुलर जो वहां पे मसल्स होती है वो भी कभी कभी इन्फ्लाम होती है, तो वो नर्व को कंप्रेस करती है. उसे साइटिका कहा जाता है. ओके सर ये किस एज ग्रुप में मेजरली प्रॉब्लम्स आती है लंबर से रिलेटेड. देखिए, जहां तक है लंबर से रिलेटेड एज ग्रुप में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले के समय में ये 45 के बाद ही डिसीज मिलती थी, ड्यू टू कैल्शियम की कमी के कारण, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण. और आजकल के हमारे लाइफ स्टाइल के कारण ये हमें कम एज में भी, टीन एज में भी देखने को मिलती है. जैसे 18 साल के लोगों में भी मिलने लगती है, तो 18 से 30 साल तक के लोगों में भी ये मिलती है.
तो ये जो बीमारी होती है ये नर्व के कंप्रेशन होने के कारण होती है। ज्यादातर हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की होती है वो हमारे लंबर रीजन में ही होती है। जो हमारी 5 वर्टिब्रा होती है, इन 5 वर्टिब्राओं में ही सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, मतलब आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ झुकना, किसी भी चीज को उठाना। तो यहीं पे सबसे ज्यादा दबाव महसूस होता है। और यहाँ पे जब सबसे ज्यादा दबाव महसूस होता है, जैसे मैं कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम कर रहा हूँ या मैंने ड्राइव करा तो मुझे बहुत ज्यादा लंबे समय तक कमर को झुका के बैठे हैं या सपोर्ट नहीं है, तो ये होती है। तो ये एज ग्रुप से इसका कुछ आज के समय में, आज की लाइफ स्टाइल में लेके नहीं चल सकते हम। तो ये अगर हमारे लाइफ स्टाइल गलत है और हम किसी तरीके से गलत मूवमेंट करते हैं, सोने में गलत मूवमेंट करते हैं, तो ये किसी को भी बीमारी हो सकती है। जी सर। सर क्या बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? जी पूर्वा जी, लगभग 90% केसेस में ये सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब बहुत ही ज्यादा पेशेंट अपनी लापरवाही कर देता है या बहुत डिले हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, जैसे जनरली हम उसका ट्रीटमेंट पेन किलर्स में देखते हैं कि हम दर्द निवारक गोलियां खाते हैं या नींद की दवाइयां खाते हैं, तो उससे वो टेम्पररी रिलीफ मिलता है और कहीं जाके वो बहुत ज्यादा बड़ा हार्निएशन करता है, मतलब कि हमारी स्पाइन की नर्व को बहुत ज्यादा दबाता है, या मल्टीपल भी हो जाते हैं, कभी कभी एक से ज्यादा जगह नर्व कंप्रेस करती है। तो सडनली कभी कभी बहुत रेयरेस्ट होता है या ट्रॉमेटिक हो गया, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइव कर रहा है और उसे एक्सीडेंटल हो गया या किसी गाड़ी ने उसे एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रॉमेटिक अगर हुआ तो उसमें सर्जिकल केसेस होते हैं, ये ट्रॉमेटिक जितने होते हैं इसमें सर्जरी की जरूरत ये थी। और अगर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है या न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है तो इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। 90% पेशेंट जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस पेशेंट में कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के। तो सर्जरी की बहुत बहुत कम आवश्यकता होती है और उन्हीं पेशेंट को ज्यादा होती है जो ज्यादा लापरवाही करते हैं, उन्होंने फिर सर्जरी की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल। सर अगर हम बात करें आयुर्वेद की और इस बीमारी की, तो दो आयुर्वेद में इसका कैसे ट्रीटमेंट बताया गया है? आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट बताया। जहां तक आयुर्वेद में जो है, आयुर्वेद सिर्फ एक ओरली मेडिकेशन नहीं होता है, ये लाइफ स्टाइल भी सुधारता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी होते हैं। तो आयुर्वेद में जो मुख्य कारण होते हैं उन कारणों को पहले देखा जाता है कि आपकी लाइफ स्टाइल में ऐसी चीजें तो नहीं आ रही है जिसके कारण लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, आपको कमर की तकलीफें ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले उसे हम रोक देते हैं तो हमारा बहुत सारा काम हो जाता है, पेशेंट को एजुकेटेड कर देते हैं तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है। देन फिर जब हम इसे थेरेपी की तरफ जाते हैं तो इसमें पंचकर्म थेरेपी बहुत अच्छी काम करती है। जैसे हमने आपको ग्रीवावस्थी के बारे में बताया था, जिस तरीके से ग्रीवावस्थी में हम पेशेंट को गर्दन का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में कटी बस्ती का इस्तेमाल करते हैं। कटी का मतलब होता है कमर। तो कमर पे उसी तरीके से जैसे हमने आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और उसको पूरी तरह से ऑयल को ब्लॉक कर देते हैं उस जगह पे और मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं। तो वो कमर के नर्व को, हमारी लंबर की नर्व को बहुत अच्छे से हील कर देती है। नर्व कंप्रेशन उसमें कम हो जाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स जो है 7 दिन से 15 दिन के ट्रीटमेंट में पंचकर्म थेरेपी में बहुत अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। तो सर्जरी की इसमें जरूरत भी पड़ती है और आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट। सर अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसी बीमारियां कभी हो ही ना, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ना करने की बातें ज्यादा पूछते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि आगे भी मैं ठीक रहूं, क्योंकि जनरली पेशेंट ठीक हो जाते हैं उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर होता है। जब रिकवर हो जाते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं और फिर दोबारा से हमारे लाइफ स्टाइल को वैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी स्पाइन का, पूरी स्पाइन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मूवमेंट करने वाली जगह है कमर का। तो लंबर में कभी भी हमें लंबे समय तक सीटिंग नहीं करना है एक ही पोजीशन में। जब भी आपको बैठना है, आप सीटिंग में पीछे, हमारे अगर चेयर पे बैठे हैं तो पीछे हमारी बैक में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। या तो कोई पिलो लगा लें या फिर सपोर्टर आते हैं, लंबर सपोर्टर आते हैं बहुत सारे ऐसे, आपकी चेयर के पीछे हमेशा लगा के बैठे और जितना हो सके स्ट्रेट बैठे, आप सीधे की तरफ बैठे। आप जितना स्ट्रेट बैठेंगे स्पाइन का सही पोजीशन रहेगा तो वहां पे कमर की तकलीफें नहीं आएगी। अगर आप ड्राइव करते हैं तो स्ट्रेट ड्राइव करिए, ज्यादा जर्क से बचे। रात को सोते समय ज्यादा लंबे समय तक करवट लेके सोने से बचे कि हम गलत स्पाइन पे गलत तरीके से नहीं। किसी चीज को अगर हम चेयर पे बैठे हैं और टेबल
से कोई चीजें नीचे से उठानी है तो उसे झटके से ना उठाएं, और झटके से किसी भी चीजों को तेजी से काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आते हैं कि मैंने वो वजन को उठाया 15 किलो को और मेरे कमर में दर्द चालू हो गया। तो ये एक स्टार्टअप है। उसका स्टार्टअप होता है कि हमने उस कमर के दर्द के लिए वो वजन के लिए वजन उठाया और उससे हमारा कमर का दर्द हुआ, फिर वो धीरे 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 लंबर स्पोंडलाइटिस, रेडिकुलोपैथी और इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है पेशेंट को। फिर आगे चल के इसमें पैरों में झिंझनी आने लग जाती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, पैरों में वीकनेस आ जाती है, पैरों में किसी भी तरीके से वो अपने आप के वजन को नहीं उठा पाता है। पेन में रेडिएट पेन होते हैं, जैसे कमर से लेकर पैर तक एक पैर में दर्द होना, या कमर से नी तक घुटनों तक दर्द होना, या घुटनों से फिर टो तक दर्द होना। ये इस तरीके से अलग अलग न्यूरोलॉजिकल ऐसे पेन होते हैं। अगर लापरवाही हम करते हैं तो ये आगे चल के बहुत बढ़ जाते हैं। जी सर। सर मैं मेरा सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा नॉलेज शेयर किया इस टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आज के जनरेशन में, कोई भी जनरेशन हो, आज के लिए सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी को सावधानियां भी रखनी चाहिए कि हमें आगे जाकर ये प्रॉब्लम्स ना आए। थैंक यू सो मच सर। मैं आशा करती हूँ आपसे एक बात करें। आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये बीमारी अधिकतर महिलाओं में बहुत ज्यादा पाई जाती है। आप आपके घरों में भी देखेंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आपके माध्यम से हम उनको बता पा रहे हैं, तो जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें मुख्यतः महिलाएं जो होती है उन्हें ये परेशानियां बहुत होती है, क्योंकि कुछ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को, उसमें भी बैकएक बहुत होता है, कमर का दर्द बहुत होता है, और उसके लिए वो पेन किलर्स खाते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी किसी भी तरह की ऐसी दर्द के लिए पेन किलर नहीं खाएं, क्योंकि आप बार बार पेन किलर खाने से इस बीमारी को क्रिएट करेंगे, आगे चल के ये बीमारी आपको होगी। तो अगर आप सबसे पहले अपना ध्यान रखें। इसमें कुछ आसन होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जी बिल्कुल। जो जैसे आयुर्वेद में आसन का बहुत महत्व है, योग का बहुत महत्व है कि योगा आसन होते हैं। कुछ कुछ आसनों के द्वारा हम अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो उससे घर पे ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक भुजंगा आसन होता है। जो भी लोग हैं वो नेट पे भुजंगा आसन को अगर हम देखेंगे तो हमें पेट के बल लेटना है और अपने हाथों को नीचे से प्रेस करके पूरी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, मतलब हमारी स्पाइन को पीछे की तरफ ले जाना है। उसे भुजंगा आसन कहते हैं। तो भुजंगा आसन बहुत अच्छा इसका एक ट्रीटमेंट है। जो पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं छोटी सी थेरेपी देके कि आप रेगुलर ये करें, ताकि आप कभी भी दिन भर में कुछ गलत तरीके से हुआ हो तो आप बैलेंस हो जाए। उसके बाद एक शलभासन होता है। शलभासन का भी बहुत अच्छा इसमें, वो आसन में आपको लाइव बता नहीं सकता, पर व्यूअर्स उसको यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे उसके वीडियो और फोटो मिल जाएंगे आपको। तो शलभासन बहुत अच्छा काम करता है इसमें। इसमें उत्कटा आसन होता है, मरकटा आसन होता है। ये आसन होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में। तो सावधानी सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। सावधान रहें, सतर्क रहें कि हम इस बीमारी को हमारे शरीर में ना आने दें। और जो व्यूअर्स जो 40 से 45 एज के हैं, वो लोग अभी से अपना इन आसनों का प्रयोग चालू करें और अपना केयर करना चालू करें। रेगुलर अच्छी डाइट लें, समय पे खाएं, समय पे सोएं, और इस तरीके से होने वाले किसी भी इंजुरी से बचें कि हम कोई वजन को उठाते और ये करें, तो बहुत अच्छे तरीके से वो स्वस्थ रहेंगे। और अगर वो लोग आयुर्वेद से ट्रीटमेंट में आते हैं तो वो बहुत जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे और किसी भी तरह की आगे की प्रॉब्लम नहीं आती। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सारा नॉलेज शेयर किया। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम और भी ऐसे एपिसोड्स के साथ में आएंगे और आयुर्वेद और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उनके बारे में हमारे व्यूअर्स तक चीजें पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।